हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 24 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आप लोगों का RH फैक्टर है, RH ग्रुप। ठीक है, हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक के अंदर। ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुपिंग पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब उस ब्लड ग्रुप का नेक्स्ट टॉपिक आता है RH फैक्टर। बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बेटा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी स्टूडेंट्स की बेटा दिक्कत ही आती है कि नॉर्मली सर हम लोगों को RH फैक्टर समझ में ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन आज देखो हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। हालांकि मैं कहता हूँ बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है, इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। आप लोग जितना सिंपल कर सकते हो उतना इसको कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे RH फैक्टर की। नॉर्मली RH फैक्टर, RH तंत्र और RH समूह है क्या, ठीक है। तंत्र मतलब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का काम होता है, इसलिए दोनों कंबाइंड फॉर्म में होकर एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। ओके, RH फैक्टर की खोज बेटा 1940 में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने और स्टेनले वीनर ने की थी, ठीक है। किसमें की थी बेटा? याद रखिएगा, रीसस मंकी में की थी। किसमें की थी? रीसस मंकी में, रीसस बंदर में की थी, ठीक है। अब ये है क्या? नॉर्मली हमें पता है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो RBC की सरफेस के ऊपर, RBC की सतह के ऊपर प्रेजेंस एंटीजन ही तो है, ठीक है। तो RH फैक्टर भी जो है वो RBC की सतह पर प्रेजेंस RH एंटीजन यानी कि RH प्रतिजन की उपस्थिति तो होती है, ठीक है। उसी के कारण RH फैक्टर पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है। काफी लोग इसे RH कारक बोलते हैं, RH एंटीजन बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, RH समूह बोलते हैं। जो भी बोलना है इट इज क्वाइट सेम, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सुनिएगा ये किस तरीके से काम करता है। अब ये RH फैक्टर पाया तो जा रहा है। अब वो लोग जिनमें RBC की सतह पर RH फैक्टर पाया जा रहा है उन्हें आप लोग RH पॉजिटिव, बुकों में लिखा होगा RH धनात्मक। अरे धनात्मक क्या है? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इतना शुद्ध हिंदी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग केवल ठीक है सिंपल वे में पढ़े तो बेटर है, ओके। और मेन मोटिव क्या है कि हिंदी पढ़ो तो हिंदी समझ में आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश समझ में आना चाहिए। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम लोगों को टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है, वो क्या होता है? RH पॉजिटिव। तथा जिनमें नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव। हाँ ठीक है, RBC की सरफेस के ऊपर, माना ये RBC है, इसकी सरफेस के ऊपर RH एंटीजन है तो RH पॉजिटिव, और नहीं है तो RH नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब बात करें कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं, तो RH फैक्टर जो है ना बेटा, RH पॉजिटिव जो लोग हैं इंडिया में लगभग 93, हालांकि बुकों में आंकड़ा 93% का दे रखा है, मैं मानता हूँ 93 to 95% लोग RH पॉजिटिव हैं, ठीक है। और RH नेगेटिव क्या है? कोई विरला एक, मतलब 100 में से कोई इक्का दुक्का लोग मिलता है RH नेगेटिव, अदरवाइज सारे RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो RH नेगेटिव क्या है? RH नेगेटिव लोग वो हैं जिनमें RBC की सतह पर क्या है? RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई एम रिपीटिंग अगेन कि RH फैक्टर क्या है, उसकी खोज किसने की थी? नॉर्मली लैंडस्टीनर ने और वीनर ने की थी 1940 में रीसस मंकी में, ठीक है। RH फैक्टर क्या है? RBC की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन है, ठीक है, RH एंटीजन होते हैं, जिनमें है वो पॉजिटिव और जिनमें नहीं है वो नेगेटिव, ठीक है। अब बात करें कि इंडिया में 95%, लगभग 93 to 95% लोग RH पॉजिटिव हैं और बाकी 5 to 7% लोग क्या है? RH नेगेटिव, ओके। एक और बात भाई, नॉर्मली हम लोगों ने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था कि भाई A के अगेंस्ट हमारी बॉडी में B एंटीबॉडी होती है और B के अगेंस्ट A एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसके अगेंस्ट आपके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी। भाई किसी भी एंटीजन से क्या करिए? सुरक्षा करिए। ये एंटीजन एंटीबॉडी है, रक्षा कर दी, ठीक है, उससे जाकर बाइंड हो जाएगी। तो RH फैक्टर एक एकमात्र ऐसा कारक है जिसके अगेंस्ट ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब तो कंडीशन क्या आती है? अगर RH पॉजिटिव पर्सन को, अगर किसी RH पॉजिटिव पर्सन को बार बार RH नेगेटिव कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसको बार बार आप RH पॉजिटिव देते जाओ ब्लड, ठीक है। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का तो मामला ही नहीं जाता, ठीक है। RH पॉजिटिव आपने ब्लड बिना देखे चला दिया
अब कॉन्स्टेंटली आप जब ब्लड चढ़ाते जाओगे तो एक बार कंडीशन ऐसी आएगी कि जो होस्ट है, माना कि मैं नेगेटिव हूं और मेरे पास कोई बंदा है, मेरे पास खून की कमी हो गई, ठीक है, ब्लड ग्रुप तो मैच कर दिया लेकिन आरएच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव मैच नहीं किया। अब मुझे बार बार पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरा शरीर क्या करेगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने लग जाएगा। अब जब एंटीबॉडी जनरेट करने लगा तो मतलब उस ब्लड को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस खून को वो स्वीकारेगा ही नहीं, ठीक है। अब खून नहीं स्वीकार रहा तो क्या होगा, खून नहीं स्वीकार रहा तो क्या होगा, नॉर्मल बात है, बॉडी में क्लॉट बन जाएंगे, बॉडी में क्या बन जाएंगे, क्लॉट बन जाएंगे, थक्का बन जाएगा, स्पंदन हो जाएगा और रास्ता जाम हो जाएगा, वेसल्स जाम हो जाएंगी और जाम होने के साथ क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप लोगों को बात करें तो जैसे ही वेसल्स जाम हो जाएंगी तो आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, इसमें स्थिति आती है आइसो इम्यूनाइजेशन की। मैं आपको बात बताऊं, नॉर्मली आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव जो है, नेगेटिव है, उसको बार बार अगर आप लोग आरएच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हो, ठीक है, तो ब्लड देने से क्या है कि उसकी बॉडी में आरएच एंटीबॉडीज जनरेट हो जाते हैं, उत्पन्न हो गए, ठीक है। अब भाई वो भी नेगेटिव है तो वो भी आरएच, वो भी आरएच है, अब सेम एक टाइप के एंटीबॉडी जनरेट हो रहे हैं, तो इस क्रिया को आप लोग क्या बोलते हो, आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो होता है बेटा सेम, हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, समावेता पढ़ते हो, ठीक है। आइसो मतलब सेम, यानी एक ही तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया, ठीक है। अच्छा, आरएच फैक्टर की एक और खास बात है बेटा, ये हेरिडिटरी फैक्टर है, वंशानुगत कारक है, यानी माता पिता से उनकी संतान पीढ़ी में आता है। तो भाई नई बात हो गई, ये भी हुई या नहीं हुई नई बात, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि नई बात हो गई, आरएच फैक्टर जो है वंशानुगत कारक है, ओके, पता है मुझे, मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब वंशानुगत में अगर आप लोगों ने 10th क्लास का आपको याद हो, हालांकि मैंने 12th का अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, 10th का अगर आप लोगों ने याद हो तो मेंडल ने 2 कारक बताए थे वंशानुगति में। एक तो बताए थे कि प्रभावी कारक, वंशानुगत कारक बोल सकते हो या फिर आनुवंशिक कारक बोल सकते हो, काफी लोग ये भी बताते हैं, गलत नहीं है बेटा, ये भी सही है, ठीक है। आनुवंशिक, आनुवंशिक वर्ड क्या है, जो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। कहाँ अनुसरण हो रहा है, एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, क्लियर है ना। तो आनुवंशिक मतलब होता है वंशानुगत, यानी कि जो अनुसरण कर रहा है, एक वंश से दूसरे वंश में आ जा रहा है, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि अब मैंने आनुवंशिक कारकों में 2 कारक अगर आप लोगों ने मेंडल के पढ़े तो मेंडल ने आपको बताया था, या जो भी जिस टीचर ने पढ़ाया उसने आपको बताया होगा कि एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। प्रभावी वो जो पहली पीढ़ी में दिखाई दे, और अप्रभावी वो जो पहली पीढ़ी में दिखाई ना दे, दूसरी पीढ़ी में दिखाई दे। माना अभी मैं मेरी बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं कि अपने किसी फैमिली वाले के पास फैमिली फंक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। अब कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बचपन में देखा था, ठीक है। अब एक मैच्योर एज हो गई, उस टाइम वो मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आपकी जो आईज है वो आपके पापा से मिल रही है, ठीक है ना, आपका जो नोज है आपकी मम्मी से मिल रहा है। अब सुनना मेरी बात, पापा और मम्मी मुझसे पहले वाली पीढ़ी हुई, ठीक है। फिर ये क्या करें कि आपका जो स्टाइल है बालों का वो आपके दादाजी से मिल रहा है। अब मैं प्रभावी और अप्रभावी दोनों बताऊंगा इसमें, यानी आंख और नाक जो है वो तो प्रभावी, क्यों, क्योंकि मेरे माता पिता की मैं कौन सी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, ठीक है। और बालों का जो तरीका है, हेयर स्टाइल जो दादा से मिल रहा है, यानी कि मैं मेरे दादाजी की क्या हूँ, दूसरी पीढ़ी हूँ। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण, यानी कि जो पहली पीढ़ी में ना दिखाई देकर जो दूसरी में दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है ना। तो डोमिनेंट रिसेसिव का फंडा समझ में आया। हालांकि आप लोगों ने ये किया भी होगा, टी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 तरीके के गैमेट पढ़ेंगे। जब पहली पीढ़ी में प्लांट बनते हैं, हालांकि हाइब्रिड है, दोनों के लक्षण आ गए, लेकिन ये प्लांट क्या है, लंबे। तो कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है ना। प्रभावी मतलब जो अपना प्रभाव दिखा दे। अब जैसे मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, प्रभावी का बात बताता हूँ। 40 में से कोई भी एक इंटेलिजेंट, एक सबसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, यानी कि 40 के ऊपर उठ के आ रहा है, प्रभावी हर साल वही आ रहा है, प्रभावी, ठीक है, इंपैक्टफुल, यानी कि जो अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दिखाए। क्लियर है। अब आरएच फैक्टर का इतना फंडा समझ में आया
ओके, अब बात करते हैं कि आरएच फैक्टर में बेटा एक बीमारी होगी जो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, क्योंकि बेटा सिंपल है। आप लोग इम्यून पैथोलॉजी में पढ़ते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, जो एमबीएस में इम्यून पैथोलॉजी आएगी आप लोगों की, वो उसमें आप लोग पढ़ोगे, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा ही। लेकिन अब भाई 12th क्लास में डाल दिया, नीट में डाल दिया, तो उसमें क्या है, ये बीमारी का नाम है बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी कि रीसस डिजीज या रीसस रोग बोलते हैं, ठीक है ना, रीसस शिशु या रीसस रोग बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लेडी, सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से, अगर कोई लेडी, अगर कोई माता आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और वो आरएच पॉजिटिव शिशु से, आरएच पॉजिटिव फादर से क्या कर रही है, शादी कर रही है, ठीक है। मैं इसमें पहले की दो स्थिति बताऊंगा और दूसरी स्थिति बताऊंगा, ठीक है। आरएच पॉजिटिव कोई मदर है, वो आरएच नेगेटिव कोई मदर है, सॉरी, आरएच पॉजिटिव फादर से वो शादी कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अब जो संतान है वो आरएच पॉजिटिव होगी। क्यों होगी भाई, माता के कैरेक्टर नहीं आएंगे क्या, आएंगे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आरएच पॉजिटिव क्या है, प्रभावी कारक है, तो प्रभावी कारक है वो क्या आ जाएगा, शिशु में आ जाएगी। जो पहली प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसमें तो ठीक है सब कुछ नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि आरएच पॉजिटिव है, वो पिता से शिशु में आ गया, अब आया तो आया, अब जब वो शिशु का बर्थ होगा, भाई कंसीविंग के बाद बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ होगा, तो बर्थ के टाइम क्या होगा कि आरएच पॉजिटिव जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू, वो प्लेसेंटा के थ्रू मां के ब्लड में आ जाता है। अब प्लेसेंटा के थ्रू किस में आ गया, मां के ब्लड में आ गया आरएच पॉजिटिव, यानी जब बर्थ हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, उस डिलीवरी के टाइम पर क्या है, वो प्लेसेंटा के थ्रू कहां गया, मां के बॉडी में आ गया। अब मां की बॉडी में आता है तो क्या होगा, अब मां की बॉडी क्या करेगी, उस पॉजिटिव के अगेंस्ट, नेगेटिव के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि नेगेटिव उसके पास है। अब भाई दोनों विपरीत है, संबंध नहीं बैठ रहा, लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उस पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी, या एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, बन गई। तो ये एंटीबॉडी शुरुआत में जब बनती है तो बेटा इनिशियल स्टेज में स्लो बन रही है, बहुत धीरे बन रही है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में धीरे बनती है, उस केस में बेटा पहला शिशु तो वो तो नॉर्मल जन्म ले लेता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, यानी आसानी से वो जन्म ले लेता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब वो आरएच नेगेटिव मदर, अब भाई पहला तो शिशु हो गया, पहला बच्चा हो गया, ठीक है, बच्चा खेल रहा है हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। दूसरा क्या है, आरएच पॉजिटिव अब मदर, अब आरएच पॉजिटिव मदर है, मैंने उसमें लिखा, उसमें आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी भी, भाई आरएच नेगेटिव मदर है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव में बोल दिया, नेगेटिव मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी भी है ब्लड में। अब जब वो दोबारा बच्चे की प्लानिंग करेंगी, दोबारा वो कंसीव करेगी, तो आरएच पॉजिटिव तो पता है प्रभावी जो शिशु में आएगा ही आएगा, लेकिन अब शिशु में उसके साथ साथ जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, वो भी शिशु में आ जाएगी, ओके, यानी पहला बच्चा जो वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे के केस में क्या होगा, जो आरएच पॉजिटिव है फैक्टर वो तो पिता से आएगा, ठीक है, अब क्या है कि उसके साथ एंटी आरएच एंटीबॉडी भी आ गई प्लेसेंटा के थ्रू। अब वो एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करेगी, इस आरएच पॉजिटिव को मारेगी, उसको किल करेगी। भाई पहली प्रेगनेंसी की बात नहीं करेंगे, सेकंड प्रेगनेंसी की बात करें, ठीक है ना, ओके। अब उस केस में क्या होगा, जो शिशु होगा उसकी बॉडी में जो आरबीसी होंगी वो लाइसिस हो जाएगी, आरबीसी का टूटना, यानी कि उसमें खून बनेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें खून नहीं बनेगा। तो उस केस में क्या होता है, ऐसी बीमारी को आप लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, और ब्लास्टोसिस मतलब उसका ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, फिटेलिस मतलब जो भ्रूणावस्था में हो रहा है। टीचर्स बेटा अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि आरएच पॉजिटिव हो प्रभावी और आरएच नेगेटिव क्या है, अप्रभावी है। शुरुआत में आया तो पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव से शिशु को पॉजिटिव ले लिया, लेकिन जब जन्म होता है तो माँ के शरीर में प्लेसेंटा के थ्रू दोबारा चला गया, ब्लड के थ्रू चला गया। अब वो ब्लड के थ्रू जैसे ही गया तो माँ का शरीर क्या है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। जब वो दोबारा कंसीव करेगी दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, अब वो जो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव के साथ में शिशु में जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ब्लड की जो एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कराने का काम करती है। अब जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ बेटा, तो शिशु का जन्म जो है या तो समय से पूर्व होगा या फिर उसकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड ही नहीं है, तो ब्लड के बिना बच्चा कैसे जिंदा रहेगा? क्लियर है ना? तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फैक्टर को, अब इस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर बेटा जन्म, या तो जन्म से 72 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन देंगे, ठीक है, या फिर जन्म से पूर्व, यानी बच्चा जब माँ के पेट में, तो उसका पूरा ब्लड चेंज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन तो ये आई, सुनना मेरी बात, क्लियर है? दोनों RH पॉजिटिव है तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि RH फैक्टर पॉजिटिव मदर RH फैक्टर नेगेटिव फादर से शादी कर रही है, तो भी बेटा इस कंडीशन में होता है, लेकिन वहां पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इससे आगे नेक्स्ट जो आप लोगों का ब्लड क्लॉट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।